आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सबका स्वागत है। आज चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वाले लेक्चर में जो कुछ भी हमने देखा था उसका थोड़ा सा रिकैप हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, थोड़ा सा बस एक बार उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जाननी ज़रूरी है, उसको इसके बाद देखा जाएगा। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, चार्ज इज स्केलर। सबको पता होगा चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव। ये एडिटिव नेचर के होते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, एडिटिव नेचर कहने का क्या मतलब होता है। एडिटिव नेचर कहने का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास बॉडी है, ये हमने रैंडम कोई बॉडी बना दी, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। हमने मान लिया कि प्लस Q1 चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये भी प्लस में है, यहाँ पे माइनस Q3 चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q4 चार्ज है, लेट अस सपोज यहाँ पे माइनस Q5 चार्ज है। इस तरह से कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस बॉडी के ऊपर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कितना होगा, तो सिंपल हम एल्जेब्रिकली चीज़ों को ऐड कर देते हैं। जो भी चार्जेस यहाँ पे गिवन है विद साइन, हमें सिर्फ यहाँ पे उनका एडिशन करना है। एडिटिव का मतलब सिर्फ यही होता है कि जब भी नेट चार्ज किसी भी बॉडी पे हमें निकालनी होता है तो वहाँ पे चार्ज का हमें एल्जेब्रिक एडिशन करना होता है। हम वहाँ पे वेक्टोरियली उसको ऐड नहीं करते, क्योंकि चार्ज वेक्टर क्वांटिटी होती ही नहीं है। तो यहाँ से अगर हम बात करें Q नेट की, तो नेट चार्ज सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q नेट इज इक्वल्स टू प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 और साथ ही साथ आपका हो जाएगा माइनस Q5। साइन के साथ यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम बोलते हैं कि ये चार्ज का एल्जेब्रिक एडिशन है और चार्ज एडिटिव होते हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में भी हमने थोड़ा डिटेल में आपको बता रखा था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। और क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये एडिटिव नेचर का जो भी था, जहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका ये मतलब होता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ को होल्ड करता है, वहाँ पे चार्ज कंटिन्यूस नहीं होता। और जब भी किसी भी बॉडी पे हम चार्ज की बात करते हैं तो उस बॉडी का जो चार्ज होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बॉडी के चार्ज होने का क्या मतलब होता है। हमने आपसे बोला कि ये कोई हमारे पास बॉडी है, बॉडी नहीं सॉरी एक एटम है। सिर्फ हम पहले एक एटम को लेके बात कर रहे हैं। ये एक एटम हो गया। एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, ये आपको पता होगा। ये हमने चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बना दिया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मतलब कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के अंदर होती हैं। अब इनिशियली हर एक चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। न्यूट्रल स्टेट कहने का मतलब कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी नेट चार्ज हमेशा एक एटम का 0 होता है। तो सिंपल अगर हम इस एटम की बात करें तो इस एटम के न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होंगी, एक तो प्रोटॉन होगा और प्रोटॉन के साथ साथ इसमें न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू E इज इक्वल्स टू होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 एंड यूनिट इज कूलॉम। कूलॉम इसकी यूनिट होती है। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है, ये प्लस हो जाता है सिर्फ 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम। और साथ ही साथ किसी भी हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फॉर एनी एटम, ये सिर्फ किसी एटम की बात नहीं हो रही है। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी न्यूट्रली होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बना होता है, मैटर भी न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज 0 होता है हमेशा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि जितना एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही एटम के पास नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं होता है कि उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल होने का ये भी मतलब होता है कि चार्ज है, हो सकता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। चार्ज को हमेशा हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, तो जब जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को ऐड किया जाएगा तो फाइनली वो 0 निकल के आता है। तो जहाँ पे अगर हम नेट चार्ज की बात करें Q नेट, तो आप बोलोगे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट चार्ज यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, नेट चार्ज 0 हो गया। अब होता क्या है,
इसको चार्ज किया कैसे जाता है? ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में, चलो कुछ देर के लिए मान लिया जाए, लेट हमने बस कुछ देर के लिए मान लिया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे या फिर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, इनकी जो वैल्यू थी वो 6 थी। चलो कुछ देर के लिए रैंडमली हमने एक वैल्यू लेके ऐसे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के बाहर 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने यहाँ पे 4 दिखा रखा है, लेकिन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, हो सकता है ये सेकंड वाली ऑर्बिट है। अब इस एटम को कहीं से एनर्जी मिली, वो एनर्जी किसी भी तरीके से मिल सकती है। अभी हम फिलहाल इस समय अगर हम बात करें तो बिफोर चार्जिंग यानी कि न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि अभी हमने इसको चार्ज नहीं किया। चार्ज करने का क्या प्रोसेस होता है ये हम आगे देखेंगे, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनिशियली ये शुरू में हम देखना चाह रहे हैं कि है क्या। तो जो Q इनिशियल है, QI हमने लिख दिया, मतलब इनिशियल चार्ज इस पूरे एटम के पास। तो आप बोलोगे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलोगे 6 का यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और 6 का माइनस चार्ज होगा। तो जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो नेट चार्ज आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0, यानी कि इनिशियल चार्ज इस एटम के पास 0 था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बाहर से किसी भी तरीके से हमने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई किया। किस तरीके से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम इस बात को जानने में इंटरेस्टेड नहीं। वो तरीका कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हमने गर्म किया, हो सकता है कि हमने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से चलो मान लेते हैं मे बी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, एटम को छोड़ के निकल गए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के निकल गए, उसके बाद क्या होगा, फाइनली हम बात कर रहे हैं, फाइनली होगा क्या, यानी QF। अब हम फाइनल चार्ज को लिखने जा रहे हैं। अब इस केस में प्रोटॉन्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, प्रोटॉन अब भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 2 निकल चुके हैं, मतलब पहले 6 थे, अब सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अगर हम बात करें नेट चार्ज की, तो आप बोलोगे कि 6 का तो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस अब 4 का नेगेटिव चार्ज है। तो 6 प्लस 4 माइनस आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 का पॉजिटिव चार्ज आ गया, Q फाइनल। यानी अब हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है, अब ये चार्ज, बॉडी नहीं सॉरी, ये जो एटम है ये चार्ज हो गया, और इस पे जो चार्ज की वैल्यू +2 के बराबर है। और ये जो हमने लिखा है ना कि +2, अब ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सिस, ये जो पॉजिटिव चार्ज निकल के आ रहा है, ये एटम पे पॉजिटिव चार्ज कोई बाहर से नहीं निकला है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गए हैं, उसी के चार्ज को यहाँ पे हमने दिखा रखा है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन से न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन 2 प्रोटॉन अभी भी बचे रह गए। तो आप सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं कि अब इस पे जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 2, और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पे इतना चार्ज हो गया QF की वैल्यू। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि QF जो होता है यहाँ पे +2, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इसको मॉड के अंदर कर लें। ठीक है, तो ये जो नंबर इसके साथ निकल के आया वो एक इंटीजर निकल के आया। यानी हम देख सकते हैं कि अब इस एटम के पास जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2 एक इंटीजर है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है किसी बॉडी से, या फिर इलेक्ट्रॉन का किसी बॉडी में एडिशन होता है किसी मैटर पे, किसी एटम पे, तो ये इंटीजर में होता है। हम फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकते किसी बॉडी से, किसी एटम से। ऐसा नहीं कि हम 3.5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिए, ऐसा नहीं कि 4.25 4.5 इलेक्ट्रॉन्स को हम वहाँ से निकाल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज इस क्वांटाइज्ड का सिर्फ यही मतलब होता है कि Q = आप लिख सकते हैं +-n, और ये मॉड ऑफ हम E लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस कब होगा, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, माइनस कब होगा, जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल, नेगेटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन। बाकी हमने पीछे बता रखा था कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद ही बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनी है। नेगेटिवली चार्ज का मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। बॉडी जब भी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो मास डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने मास को लेके निकलते हैं। और जब भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स आके उस पर जुड़ते हैं बॉडी पे। जब इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे तो अपने मास को लेके आएंगे, फाइनली बॉडी का जो मास होता है वो इंक्रीज कर जाता है। साइज के बारे में हमने बताया था कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो, साइज हमेशा बॉडी का थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है।
अब साइज इंक्रीज होने के पीछे भी रीज़न है, क्योंकि किसी भी हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्ट होता है। उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स होता है थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर देता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो चार्ज क्वांटाइज्ड का ये मतलब हुआ कि चार्ज किसी भी जो बॉडी पे होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल अभी। इसके अलावा यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही जो है वो सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। दिस इज द फंडामेंटल चार्ज ऑफ द नेचर। सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोला गया। साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में ये देखा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता, उनको बोला गया क्वार्क्स। तो क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा जान लें, हालांकि वहाँ पे हमने थोड़ा सा बताया था लेकिन उतना डिटेल में हम लोग जान नहीं पाया था। तो क्वार्क्स आखिरकार होते क्या? क्वार्क्स जो होते हैं बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के। तो इसको सिंपल सा हम लिख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और इन पे देखा गया कि जो इन पे चार्ज की जो वैल्यू होती है वो +-2/3 इलेक्ट्रॉन्स या +-1/3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। तो एक्चुअली क्वार्क्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अप क्वार्क्स और एक होते हैं डाउन क्वार्क्स। जो अप क्वार्क्स होते हैं इन पे जो वैल्यू होती है +-2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है चार्ज की। इस पे जो होता है चार्ज का वैल्यू +-1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि फिर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज क्यों कहते हैं? हम क्यों मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है सबसे छोटा चार्ज होता है जबकि यहाँ पे हमें उससे छोटे चार्ज दिखाई दे रहे हैं? अब इसका रीज़न ये है कि ये जो क्वार्क्स होते हैं ना, क्वार्क्स फ्री स्टेट में पहली बात तो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो फ्रैक्शन नैनो सेकेंड के लिए होता है, पिको सेकेंड के लिए होता है। इस केस में हम इसके चार्ज को कंसिडर करते ही नहीं है, इसीलिए हम मानते हैं कि जो एलिमेंट्री चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है। तो क्वार्क्स के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब हम लोग समझ लिए। चार्ज क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब होता है? चार्ज इज कंजर्व्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम सबसे लास्ट में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। चार्ज इज कंजर्व्ड का क्या मतलब होता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका जो टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस में जो भी चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो हमेशा कंजर्व होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस के पहले का चार्ज कुछ अलग था, प्रोसेस के बाद का चार्ज कुछ अलग है। चार्ज को क्रिएट नहीं किया सकता, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद जो एक और पॉइंट हमने लिखा था कि चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है वो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर चार्ज है तो जाहिर सी बात है उसके पास मास होगा ही होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ही सबसे छोटा चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है। और इलेक्ट्रॉन के मास का हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो जब मास होगा तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा, लेकिन चार्ज है तो मास होगा ही होगा वहाँ पे। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि जैसे फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स के अलावा आपके न्यूट्रिनो होते हैं। इनका जो रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो होता है। रेस्ट मास ज़ीरो होने का मतलब कि इनके पास कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसलिए इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अब ये कह सकते हैं कि चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। बहुत सारी रेस भी होती हैं, जैसे बीटा रेस, कैनल रेस होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में डिफ्लेक्शन शो करती हैं। इसका मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनी होती हैं
उनमें मास, हम ये नहीं कह सकते कि बीटा रेस के पास मास है, हम ये कह सकते हैं कि बीटा रेस जिस पार्टिकल्स के साथ मिलके बना है वो चार्ज पार्टिकल है और उनके पास मास है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास में सिर्फ आपको इतना ही जानना है। ये बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी सिर्फ इतना पूछ सकता है कि आप 5-6 प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती हैं उसको आप लिखिए, या फिर इसमें से 1-2 कोई स्पेशलाइज करके उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपसे मांग लेगा। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज इनवेरिएंट होता है उसका क्या मतलब है। सो ये चार्ज इनवेरिएंट होता है इसके बारे में हमने नहीं बताया। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि चार्ज की जो वैल्यू होती है वो वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। कोई बॉडी है, जैसे हम इस चौक की बात करें, अगर कुछ देर के लिए मान लें कि इस पे 5 कूलम का चार्ज है, तो अगर ये रेस्ट के कंडीशन में तब भी इस पे चार्ज 5 कूलम भी होगा, अगर ये मूव कर रहा है तब भी इस पे चार्ज 5 कूलम भी होगा। अगर ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा होकर इसको देख रहा है तब भी उसके लिए इसका चार्ज 5 कूलम है, या फिर वो किसी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तब भी इसका चार्ज जो है वो 5 कूलम भी होता है। तो चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज पे स्पीड या वेलोसिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि मास और चार्ज डेंसिटी जो होती है वो वेरिएंट होती है। स्पीड बढ़ने के साथ साथ बॉडी का मास बढ़ता है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, और स्पीड जब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है तो हमने बोला था कि जो बॉडी का मास होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, कि मतलब मैटर अब मैटर नहीं रह गया, मैटर अब एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद ये तो सिंपल सी चीज़ है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं उनमें जो होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होता है, पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चार्ज्ड बॉडी, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो, ऑलवेज अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। हमेशा एक चार्ज बॉडी जो होती है अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, वो रिपेल नहीं करती। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न हम लोग जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब बस इतना ही समझ लीजिए कि जैसे ही कोई अनचार्ज बॉडी को जैसे हम किसी चार्ज बॉडी के सामने लेके आते हैं ना, तो चार्ज बॉडी क्या करते हैं, उस अनचार्ज बॉडी को पोलराइज करना शुरू कर देती है, और पोलराइज करने के बाद उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है। तो पोलराइजेशन में हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, लेकिन हमें जिस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना था वो पॉइंट ये था, चार्ज इज़ कंजर्व्ड। कि चार्ज कंजर्व है तो कैसे, क्या एक्सपेरिमेंटल इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के पीछे बड़ी लंबी कहानी है। जो चार्ज का कंजर्वेशन होता है ना, हम मानते हैं पूरे यूनिवर्स का चार्ज जो है वो कंजर्व है, नेट चार्ज पूरे यूनिवर्स का 0 है। चार्ज का जो कंजर्वेशन होता है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड नहीं है, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल की हम बात करें, चाहे सिंपल किसी जनरल फिजिकल प्रोसेस की बात करें, या फिर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर डीके की बात करें, प्रोसेस चाहे कुछ भी हो, इन ईच एंड एवरी प्रोसेस चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। रिएक्शन के पहले का जो चार्ज होता है वही चार्ज रिएक्शन के बाद का होता है। इस पे एक बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, और वो हुआ था कि जब एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ। एटम बम के एक्सप्लोजन में भाई एटम्स होते हैं, वो एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन था E=mc², उसके अकॉर्डिंग। तो लोगों के मन में ये आया कि जब एटम डिस्ट्रॉय हुए तो एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्ट्रॉय हुए। यानी कि मान लो कि अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब यूनिवर्स से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, यानी कि यूनिवर्स में अब नेट +1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन साइंटिस्टों का ये मानना था कि नहीं, यूनिवर्स का चार्ज पहले भी 0 था, अब भी 0 है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 2 छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इन्वॉल्व किए गए। हालांकि इसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था पहले ही दे दिया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने के 20-25 साल बाद इसको प्रूव किया गया कि ऐसा नहीं होता। चार्ज हमेशा कंजर्व है, चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करें या न्यूक्लियर डीके की बात करें। तो वहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट सामने निकल के आए थे, जिसमें से एक था पेयर प्रोडक्शन, दूसरा था एनिहिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन को हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इसके बाद। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।